Hi guys, welcome back to my YouTube channel. मैं हूं नितेश. Guys, finally after such a long waiting, आपका ITR फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 गवर्नमेंट ने आज लॉन्च कर दिया है. तो यहाँ पे गाइज अभी तक आपके ITR 1 और ITR 4 फॉर्म को रिलीज किया गया है. अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अभी तक इसकी ऑनलाइन फाइलिंग को इनेबल नहीं किया गया है, लेकिन आप इसको ऑफलाइन मोड में फाइल कर सकते हैं. यानी कि आप एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू अपनी रिटर्न को फाइलिंग कर सकते हैं. तो किस तरीके से आप इसकी फाइलिंग कर सकते हैं, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत क्विकली बताता हूं कि आप अपनी बिजनेस की रिटर्न ITR 4 की रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं. ITR 1 का भी प्रोसेस काफी हद तक सेम रहेगा, जिसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा. तो इस वीडियो में बिजनेस की रिटर्न को समझ लेते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ई फाइलिंग पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in, और यहां पे आकर के आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में, और यहाँ पे आप देखेंगे असेसमेंट ईयर 2023-24 यहाँ बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा. इस वाले ऑप्शन में आकर के आप देखेंगे तो ITR 4 में आपको आना है, और यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आपको मिल जाएगी फॉर करंट ईयर. इसको आपको डाउनलोड कर लेना है. इसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले इस फाइल को अनजिप करेंगे. अनजिप करने के बाद आपको ये एक्सेल फाइल मिलेगी. अब इस एक्सेल फाइल को सबसे पहले ओपन करने के भी पहले आपको सबसे पहले इसको अनलॉक करना होता है, बिकॉज ये फाइल एक मैक्रो एनेबल्ड फाइल होती है जिसमें कई सारे फंक्शन आपके काम नहीं करेंगे. इवन आपकी जेसन इंपोर्ट नहीं होगी अगर आप इसको अनब्लॉक नहीं करते हैं. सिस्टम में कुछ इश्यू आएगा. तो हमेशा जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड करते हैं, हमेशा इस पर राइट क्लिक करें, शो मोर ऑप्शन में जाइए. यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में जाना है. यहाँ पे आपको अनब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा, इसे अनब्लॉक करेंगे और इसको ओके कर देंगे. अब आप इसको डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लेंगे. फाइल ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का डिटेल दिखेगा, और ये आपका असेसमेंट ईयर 2023-24 की आपकी एक्सेल यूटिलिटी है. अब सबसे पहले यहाँ पे आपको मैक्रोज इनेबल कर देना है. इनेबल कंटेंट पे क्लिक करेंगे. इनेबल कंटेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये इस तरीके का एक मैसेज फ्लैश होगा, इसको आप ओके करेंगे. अब यहाँ पे आपको ये फाइलिंग स्टार्ट करने के पहले क्विकली मैं कुछ ब्रीफिंग यहाँ पे दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इसको फाइल करना है. देखिए यहाँ पे आपका जो ITR 4 फॉर्म होता है, आप यहाँ बॉटम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे इनकम डिटेल, बिजनेस एंड प्रोफेशन टैब, TDS, IT, TCS, टैक्सेस पेड, ATD और ATG, ये टोटल आपके 7 शेड्यूल्स में ये फॉर्म आपका बटा हुआ होता है. पहले वाले पार्ट में आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वगैरह देनी होती है, फिर आपको नीचे इनकम डिटेल्स देना होता है. सेकंड वाले में आपको बिजनेस की डिटेल्स बतानी होती है. थर्ड में TDS, और इसी तरीके से आपको बारी बारी से हर एक पेज को आपको फिल करना होता है. अब यहाँ पे आपको ये चीज हर एक चीज को आप मैनुअली भर सकते हैं. आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, पैन, ये सारी चीजें अगर आप चाहें तो मैनुअली भर सकते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं. जैसे आप यहाँ पे अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं प्रीफिल फाइल. प्रीफिल फाइल बेसिकली वो फाइल होती है जो आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, और पोर्टल पे ये एक रेडीमेड फाइल होती है जिसमें आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपका पैन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपकी प्रीफिल फाइल को जैसे ही आप इसमें इंपोर्ट करेंगे वो सारा चीजें ऑटोमेटिकली भर जाता है. और इसके बाद आप बाकी का इनकम डिटेल्स वगैरह भर के अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले अपनी प्रीफिल फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, और प्रीफिल फाइल को डाउनलोड करने के बाद हम इसमें बाकी का इसमें प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. अब प्रीफिल फाइल आपको कहां से मिलती है? प्रीफिल फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है ई फाइलिंग पोर्टल पे. ई फाइलिंग पोर्टल पे आपको आ करके सबसे पहले आपको कर लेना है यहाँ पे लॉगिन. लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा. अब आपको जाना है ई फाइल सेक्शन में. ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको नीचे देखेगा डाउनलोड प्रीफिल डेटा. इसी को आपको करना है डाउनलोड. इस पे आप करेंगे क्लिक. क्लिक करने के बाद यहाँ पे को चूज करना है असेसमेंट ईयर 2023-24, यानी कि करंट असेसमेंट ईयर. इसको आप करेंगे डाउनलोड. अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक प्रीफिल फाइल मिल जाती है जेसन फॉर्मेट में. इस वाली जेसन को आपको इंपोर्ट करना होता है आपकी एक्सेल यूटिलिटी. तो वापस से हम आ जाएंगे एक्सेल फाइल पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट प्रीफिल पे. इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करने के बाद इसको ओके करेंगे, और वापस से हम जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, और जो हमने प्रीफिल फाइल अभी अभी डाउनलोड करी है इस पे हम करेंगे डबल क्लिक. जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं वन बाय वन ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट कर रहा है इस फाइल से, और आपकी सारी डिटेल्स ये ऑटोमेटिकली फीड कर देगा. तो यहाँ पे गाइज हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है.
अब इसके बाद हमें यहाँ पे बाकी की इंफॉर्मेशन जो यानी कि हमारा जो इनकम डिटेल्स वगैरह होगा उन सबको हम यहाँ पे फीड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल्स तो परफेक्टली फाइन है, अगर आपको कुछ यहाँ पे चेंज करना हो तो उसको आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ सब कुछ ओके है, तो हम इसको सिंपली स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ और अब यहाँ पे चलेंगे बाकी इंफॉर्मेशन को भरने के लिए। अब इसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको वन बाय वन हर एक ऑप्शन के अगेंस्ट में यहाँ पे इंफॉर्मेशन फीड करते चले जाना है। अब यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी 115 BAC यानी न्यू टैक्स रिजीम पहले सालों में, किसी पिछले सालों में आपने ऑप्ट किया है। अगर आपने ऑप्ट किया है तो ये यस पे रहेगा और आपको यहाँ पे अपनी उस प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन, जिस साल में आपने आपका न्यू रिजीम ऑप्ट किया होगा, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी होगी। हमारे केस में ये फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइलर है, तो इनके केस में यहाँ पे इसको नो रखेंगे और इसको यस कर देंगे। इसके बाद जैसे ही आप इसको नो करेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन डिसेबल हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, यानी कि करंट असेसमेंट ईयर में आप क्या न्यू रिजीम ऑप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम करंट असेसमेंट ईयर में भी न्यू रिजीम को ऑप्ट नहीं करेंगे, इसको नॉट ऑप्टिंग पे क्लिक कर देंगे और इसको यस करेंगे। जैसे इसको नॉट ऑप्टिंग पे क्लिक करेंगे नीचे की इंफॉर्मेशन डिसेबल हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप आर यू फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 139(1), यानी कि जो आपकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर दिया है, 2 लाख रुपए से ज्यादा का आपने फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया है, क्या आप इनमें से किसी कंडीशन में फॉल करते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें नो पे ही रहने देना है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आपसे पूछा जाता है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, किसी रिप्रेजेंटेटिव असेसी के द्वारा क्या ये रिटर्न फाइल करी जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही नो है, आपको इसको नो रहने देना है। अब यहाँ पे नीचे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आपको अपनी इनकम डिटेल्स भरनी होती है। अब इनकम डिटेल में सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि आपकी बिजनेस से क्या क्या इनकम है उसको यहाँ पे फीड करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं भर सकते। आप जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि ये प्रोटेक्टेड शीट है। इसके लिए आपको जाना है शेड्यूल बीपी में, जो कि आपका सेकंड शेड्यूल है, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जैसे ही भरेंगे तो यहाँ पे आपकी ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। तो शेड्यूल बीपी को अभी हम भरने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको और क्या क्या इनकम डिटेल्स आपके ITR 4 में देनी है। बिजनेस और प्रोफेशन के बाद आपका आता है ग्रॉस सैलरी। अगर आपका सैलरी का कुछ इनकम आ रहा है यहाँ पे, तो आप सैलरी की डिटेल्स वगैरह को यहाँ पे डालेंगे और आपका पर रिजल्ट, आपका प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी, जो भी सैलरी की डिटेल्स होगी इसको सबको आप यहाँ पे एंटर करते चले आएंगे। हमारे केस में कोई भी सैलरी की डिटेल्स नहीं है, कोई सैलरी की इनकम नहीं है, तो उस केस में इसको हम ब्लैंक रहने देंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डिटेल्स आपको यहाँ पे बतानी होती है। हमारे केस में हमारी कोई हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम नहीं है, तो इसको भी हम एज इट इज छोड़ देंगे। इसके अलावा आपका अदर सोर्सेस में अगर कुछ इनकम होता है, जैसे कि आपका बैंक इंटरेस्ट होता है या फिर आपका डिविडेंड इनकम होता है, इस तरीके से आपकी कुछ भी इनकम आ रही होती है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे भरते हैं। हमारे केस में हमारा जो प्रीफिल इंटरेस्ट था, यानी कि जो इनकम टैक्स पोर्टल से डायरेक्टली इंपोर्ट हो गया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट ऑटोमेटिकली 31 रुपए का आ गया है, जो कि पोर्टल से ही आया है, जो कि बिल्कुल परफेक्टली ओके है, तो हम इसको चेंज नहीं करने वाले। और इसके अलावा हमारी और कोई भी अदर सोर्स से इनकम नहीं है, तो यहाँ पे हमें अदर सोर्स में भी कुछ नहीं भरना। इसके अलावा और कोई भी इनकम डिटेल्स हमारे पे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो सब कुछ ब्लैंक रहेगा। अब इसके बाद 6 वाले पॉइंट में देखेंगे तो पार्ट सी में आपको डिडक्शन डिटेल्स देनी है। अगर आपने कुछ ATC, ATD, NPS या फिर किसी और सेक्शन में यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया है, कुछ एक्सपेंडिचर करा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में डिडक्शन भी हमारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा एक सिंपल जो असेसी है, एक छोटा सा बिजनेस रन करते हैं, तो उसकी डिटेल हमारे को यहाँ भरनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे केस में ब्लैंक रहेंगी। अगर आपके केस में यहाँ पे आपका डिडक्शंस वगैरह एप्लीकेबल होता है, तो आप उन सब चीजों को भरते चलेंगे और उसके बाद जो आपकी टोटल इनकम होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे केस में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो हमारी इनकम यहाँ पे सिर्फ आ रही है एक बिजनेस से, जिसकी डिटेल्स हम अब भरने वाले हैं इन सेकेंड शेड्यूल, शेड्यूल बीपी। अब शेड्यूल बीपी में मैं पहले आपको इसको क्विकली ब्रीफिंग कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे शेड्यूल बीपी में आपका आता है प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 4480, यानी कि अगर आपका कुछ भी कोई प्रिजम्पटिव बिजनेस, कोई छोटा मोटा बिजनेस चल रहा होता है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होती है। हमारे केस में जो एसएससी का बिजनेस है, एक छोटा वो किराना स्टोर चलाते हैं, तो यहाँ पे उनका जो बिजनेस है वो 44AD में फॉल कर जाएगा।
तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बिजनेस बताना होता है, बिजनेस कोड देना होता है और डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेस में अगर आपका बिजनेस का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली अपने असेसी का यानी कि आपका खुद का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बिजनेस कोड में आपको अलग अलग कोड्स दिखेंगे जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। इन कोड्स में से जो भी आपके ऊपर बेस्ट एप्लीकेबल होगा वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में जो आपके बिजनेस का ब्रीफिंग होता है, जैसे अगर आपका बिजनेस कोई किराना स्टोर चलाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं ग्रोसरी स्टोर, यानी कि इस तरीके से कोई आपका जो बिजनेस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको टर्नओवर की डिटेल्स देनी होती है। टर्नओवर यानी कि आपने साल भर में कितने रुपए का माल बेचा हुआ है उसकी डिटेल्स आपने देनी होती है। अब यहाँ पे टर्नओवर में भी दो पार्ट होते हैं। अब इसमें पहले ऑप्शन में पूछा जाता है कि कितना अमाउंट आपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू बेचा हुआ है, जैसे कि यूपीआई, चेक के थ्रू या फिर बैंक ड्राफ्ट, इन सब के थ्रू आपने कितना पैसा रिसीव करा हुआ है उसकी डिटेल देनी है। और सेकंड होता है एनी अदर मोड, यानी कि आपने कैश में कितना सेल परचेज करा हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाना होता है, दोनों का आप डिटेल्स अलग अलग देंगे। जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपको टोटल बैंकिंग वाले जो टर्नओवर है, यानी कि जितना आपने बैंकिंग मोड्स के थ्रू सेल करा हुआ है उसका आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखाना होता है। और अगर आपने कैश में कोई सेल करा हो तो उसका मिनिमम आपको 8% का प्रॉफिट दिखाना होता है। अब क्योंकि हमारे केस में जो एसएससी है वो एक किराना स्टोर चलाते हैं थोड़े रूरल एरिया में, तो वहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन इनकी कैश में होती है, तो यहाँ पे हम पहले वाले ऑप्शन में कुछ नहीं भरेंगे। सिंपली हम एनी अदर मोड वाले ऑप्शन यानी कि कैश वाले मोड में यहाँ हम इनकम भरेंगे, आपका टर्नओवर भरेंगे और नीचे हम यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट है उसकी डिटेल हम यहाँ पे भरने वाले हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को पहले मैं फीड कर लेता हूँ, फिर इसमें हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल्स वगैरह फीड कर ली है। इसके बाद हम इस फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे अब हमको आगे भरना होता है फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपकी बिजनेस में आपका कितना कैपिटल, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, आपका बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी होती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, प्लीज इसको केयरफुली आपको ध्यान देना है। अभी तक क्या होता था कि आपके असेसमेंट 2022-23 तक अगर आपका फाइनेंशियल पर्टिकुलर में आप सब कुछ फिगर 00 भर देते थे तो भी आपकी रिटर्न अपलोड हो जाती थी, लेकिन इस साल से असेसमेंट 2023-24 से आपको यहाँ पे मिनिमम 4 इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। आपको आपका संडे क्रेडिटर्स, संडे डेटर्स, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, ये 4 इंफॉर्मेशन भरना ही भरना पड़ेगा। तो आपके पास इन चीजों का जो भी एस्टिमेटेड रिकॉर्ड होगा उसके बेसिस पे आप इन 4 चीजों की वैल्यूज भरेंगे, तभी जाकर के आपका रिटर्न यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा। अगर आप ये चीज नहीं भरते या फिर इसको जीरो करके आगे प्रोसीड करने का आप ट्राई करते हैं तो आपको वैलिडेशन पेज पे जब आप इसको पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये एरर दिखा देगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी वैल्यूज जो संडे क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन सब की वैल्यूज होंगी आपको उसको फीड करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अपनी फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स की सारी इंफॉर्मेशन फीड कर ली है। ये सारी इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप पे हम वापस आएंगे इनकम डिटेल्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन था वो यहाँ पे आप फीड हो चुका है, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट शेड्यूल पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो टोटल इनकम वगैरह सब कुछ कैलकुलेशन हो करके आपका ये रिटर्न में सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फीड हो चुकी है। इसके बाद अब हम चलेंगे थर्ड शेड्यूल की तरफ जो कि है टीडीएस का। अब टीडीएस में अगर आपका कुछ भी टीडीएस वगैरह कट रखा होता है किसी भी अलग अलग सोर्सेज से, सैलरी से अगर आपका कुछ टीडीएस है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे, अदर देन सैलरी का कुछ टीडीएस अगर होता है तो वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। हमारे केस में हमारा कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं है तो इसे हम टोटली ब्लैंक रहने देंगे और हम नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ चलेंगे जो कि है शेड्यूल आईटी। अब यहाँ पे आपका अगर कुछ एडवांस टैक्स वगैरह पेड होता है, कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पेड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देने वाले हैं। अब हमारे यहाँ पे कोई भी एडवांस टैक्स नहीं है बिकॉज हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 है और हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी नहीं बनेगा बिकॉज हमारी नील की रिटर्न है। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे और चलेंगे नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ जो कि है शेड्यूल टीसीएस। अगर आपका कुछ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हुआ होता है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देते हैं, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे हमारे ऊपर ये भी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे और चलेंगे नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ। नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो है आपका टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन का। अब बेसिकली आपने जो भी हमारा टैक्स वगैरह अगर कुछ निकल के आता है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता और आपकी यहाँ पे टैक्स पेबल अमाउंट या रिफंडेबल अमाउंट यहाँ पे दिख रहा होता। हमारे केस में क्योंकि हमारी इनकम डिटेल्स वाले टैब में आप देखेंगे हमारा जितना टैक्स बन रहा है वो रिबेट में कवर हो जा रहा है और हमारा कोई भी टीडीएस नहीं कटा हुआ है। इसकी वजह से ना ही हमारा यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही है
और ना ही कोई हमारा यहाँ पे रिफंड बन रहा है। इसलिए टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन टोटली ब्लैंक होगी। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका बैंक इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे होगा। इसमें आपको बताना होता है सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट। भले ही आपका कुछ भी रिफंड ना बन रहा हो, लेकिन इसको चेक करना मैंडेटरी होता है। तो आप किसी भी एक अकाउंट को यहाँ पे चेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका पर्सनल वेरिफिकेशन, आपका नाम, फादर नेम, ये सारी डिटेल्स वगैरह ऑटोमेटिकली दे रखी होती हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस में अपना लोकेशन डालना होता है, तो ये आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट शेड्यूल, जो कि है शेड्यूल 80D, यानी कि मेडिक्लेम का। अब हमारे केस में कोई भी मेडिक्लेम वगैरह सीसी ने कुछ भी बाय नहीं करा है, तो सिंपली हम यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली कर देंगे। और यहाँ पे भी पेरेंट्स के लिए भी कोई भी यहाँ मेडिक्लेम वगैरह नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे भी नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स कर देंगे। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे नॉट क्लेमिंग करते ही सब कुछ यहाँ डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ डोनेशन वगैरह दे रखा होता है ड्यूरिंग द ईयर, तो वहां पे लास्ट वाले शेड्यूल यानी कि 80G में यहाँ पे हमारे को डिटेल देनी होती है। हमारे केस में कुछ भी यहाँ पे डोनेशन वगैरह नहीं है, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी ब्लैंक रहेगी। और ये सारा कुछ हर एक शेड्यूल को गो थ्रू करने के बाद अब हम वापस से चलेंगे इनकम डिटेल्स वाले टैब पे, और इसको हम सबसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब हमने सारी इंफॉर्मेशन भर दी है, इसलिए अब हम यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी शीट में कुछ अगर एरर है तो उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। हमारे केस में यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह पूछ रहा है और फाइल अंडर सेक्शन हमने नहीं भरा है, तो इसको मैं ओके करूंगा। वापस से हम इधर जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हमारा सैलरी अगर कुछ आ रहा होता है तो वहां पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना होता है। हमारे केस में सैलरी इनकम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। और फाइल अंडर सेक्शन में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई 2023 है। हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं अप्रैल में, इसलिए यहाँ पे ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट ही रहेगा। तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद वापस से जाएंगे हम ऊपर और कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी शीट वैलिडेट होकर के वापस से लोड हो जाती है, इट मींस आपका शीट परफेक्टली फाइन भरा गया है, इसमें कुछ भी एरर नहीं है। तो इसके बाद आप जनरेट जेसन पे क्लिक करेंगे। और जनरेट जेसन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जेसन फाइल सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब ये जो फाइल जनरेट होगी, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी फाइल उसी फोल्डर में जाके सेव होगी जहां पे आपकी एक्सेल फाइल रखी होती है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का ये इशू आता है कि हमारा जेसन जनरेट नहीं हो पा रहा या गलत फोल्डर में जा रहा, फोल्डर में नहीं सेव हो रहा। तो उसको आप ध्यान रखेंगे, जहां पे हमने ओरिजिनली फाइल को डाउनलोड किया था उसी वाले फोल्डर में ये आपका जेसन जनरेट होता है। अब इस वाले जेसन को हमारे को करना होगा पोर्टल पे अपलोड। तो वापस से अब हम चलेंगे पोर्टल की तरफ और पोर्टल पे इस जेसन को अपलोड करके हम अपनी रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। पोर्टल पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे ही फाइल नाउ का बटन दिखेगा। आप चाहें तो इस पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, असेसमेंट ईयर 2023-24, और इसको यहाँ पे सेलेक्ट फाइलिंग टाइप में आप क्लिक करेंगे ओरिजिनल रिटर्न। यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है क्योंकि ऑडिट का केस वगैरह हमारा नहीं है। इसके बाद आपको आईटीआर टाइप में यहाँ पे आईटीआर 4 पे क्लिक करेंगे और इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे आपसे अटैच फाइल करने के लिए पूछा जाएगा। अटैच फाइल का मतलब जो हमने जेसन अभी अभी जनरेट करी है थ्रू एक्सेल यूटिलिटी, उसी वाले जेसन को यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो इस पे हम अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे और अपने फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे जो हमने जेसन अभी अभी बनाई है इसको हम डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे हम वैलिडेट करने के लिए लगा देंगे। फाइल अटैच करने के बाद यहाँ पे हमारा वैलिडेशन अब हो रहा है। अगर हमारी फाइल में कोई एरर नहीं होगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जी हाँ गाइज, यहाँ पे हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब हमारी रिटर्न में किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है। तो अब हम इसको सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार, ओटीपी, बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट। आप चाहे तो इनके थ्रू तुरंत में वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे रिटर्न अभी फाइल कर सकते हैं और उसके बाद आपको 30 दिनों का टाइम मिलता है। 30 दिनों के बीच में आप कभी भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली उन केसेस में ऑप्शन ज्यादा यूजफुल होता है जब आपका आधार, ओटीपी वगैरह किसी टेक्निकल एरर की वजह से नहीं आ पाता है, या फिर आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट नहीं हो पाते फॉर एनी रीजन, जिसकी वजह से आपको ओटीपी वगैरह नहीं मिल पाता है। तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन होता है कि आप ITR V डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप साइन करके बैंगलोर भेज सकते हैं, जो कि पुराना तरीका हुआ करता था। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ फॉर द टाइम बीइंग ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा
और यहाँ पे आपको वार्निंग आएगी 30 दिन के अंदर आपको अपना रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड हो जाएगी। इसको सबमिट करेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी रिटर्न फॉर दी असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी कि करंट असेसमेंट ईयर की आपकी रिटर्न सक्सेसफुली यहाँ पे फाइल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसको ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन चूज किया हुआ है तो इस रिटर्न को हमें 30 दिनों के अंदर वापस से वेरीफाई करना पड़ेगा थ्रू आधार, ओटीपी या फिर बैंक ईवीसी वगैरह के थ्रू। अब इस वाली रिटर्न को ई वेरीफाई करने के लिए आपको जाना है ई फाइल के अंदर, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न का आपको ऑप्शन मिलेगा। जितनी भी रिटर्न्स आपकी पेंडिंग होंगी आज तक वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी और यहाँ पे आपको वापस से आप ई वेरीफाई पे क्लिक करके इस रिटर्न को आप अगेन आप उन्हीं ऑप्शंस के थ्रू, चाहे आप आधार, ओटीपी, डीएससी या बैंक ईवीसी, डीमैट ईवीसी, इन सब के थ्रू आप यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसको आधार, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू करके आप यहाँ पे आधार सेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे आधार, ओटीपी डालने के बाद आपको करना होगा यहाँ पे वैलिडेट। यहाँ पे अब हमारी रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं योर ITR फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 हैज बीन सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। हमारी रिटर्न अब सक्सेसफुली ई वेरीफाइड भी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका ITR एक्नॉलेजमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 आ चुका है और इस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश की कि आप किस तरीके से ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू अपनी ITR 4 फाइल कर सकते हैं। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रख लीजिए ताकि मैं ऐसी बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आने वाले दिनों में भी ला सकूं। चलिए गाइस मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।